हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो साइंस की मैं क्लास ले रही थी उसमें मैंने आपको लास्ट में केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया था जो था आपका आवर्त सारणी, और ये कंप्लीट हो गया था। आज की जो क्लास रहेगी इसमें मैं आपका जो शुरू करने जा रही हूँ फिजिक्स का टॉपिक है आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध। इन सभी के बारे में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो आपका दिया गया है स्थिर विद्युत आवेश। क्या होता है ये स्थिर विद्युत आवेश? तो देखते हैं इसको। जब भी हम किसी पदार्थ को, कोई दो पदार्थ आपस लें और उनको आपस में रगड़ दें तो क्या होगा, उन दोनों पदार्थ में किसी एक पर क्या होंगे, आवेश क्या है, संचित हो जाते, इकट्ठे हो जाते हैं, और उन आवेश की मात्रा को ही हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आवेश। यानी कि दो पदार्थों को जब हम रगड़ेंगे तो उनके घर्षण के द्वारा या उनके रगड़ने पर उस पदार्थ पर क्या होगा, कुछ आवेश की मात्रा संचित हो जाती है, वही कहलाती है स्थिर विद्युत आवेश। आवेश है क्या? तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह पढ़ाए हुए हैं परमाणु में। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ही क्या वजह से आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आवेश होते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पर हो जाता है निगेटिव चार्ज। हालांकि मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी इस बात को। पहले आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। छोटे पे हमने काफ़ी सारे इसके एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे कि स्केल वगैरह को लेते थे और अपने सिर पर जब बालों पर रगड़ते थे और उसके बाद उन स्केल को हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते थे तो वो टुकड़े क्या है, स्केल की तरफ आकर्षित हो जाते थे। किस कारण होते थे आकर्षित? क्योंकि जब हमने स्केल को अपने बालों पर रगड़ा तो उस टाइम स्केल पर क्या आ जाता था, आवेश उत्पन्न हो जाते थे, कुछ आवेश संचित हो जाता था, और वही उस आवेश के कारण ही वो जो टुकड़े होते थे वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगते थे। ठीक है, ऐसे आपका जो यहाँ पर है पहला वही आपका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि जब सूखे बालों पर हम कंघी या फिर पेन को रगड़ते हैं, प्लास्टिक के पेन को, या फिर आप स्केल को भी रगड़ सकते हैं, तो और इसको रगड़ने के बाद जब हम इनको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो वो टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चाहे तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने आसपास कि स्केल या पेन हो तो उसको अपने बालों पर रगड़िएगा और कागज़ के छोटे छोटे से पार्टिकल जो टुकड़े हैं उनको ले लीजिएगा तोड़ के, और जब आप अपना ये स्केल रगड़ा हुआ बालों से इसके पास लेकर के जाएंगे तो ये जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, स्केल की तरफ या पेन की तरफ आकर्षित होंगे, ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। ये जैसे ही हम इनके ऊपर अपना स्केल या फिर पेन लेकर के जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब हवा से कोई भरा हुआ गुब्बारा है और उसको हम ऊनी वस्त्र के साथ रगड़े या अपने बालों के साथ भी रगड़ते हैं तो वो गुब्बारा क्या होता है, दीवार से चिपकने लगता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि उस गुब्बारे पर क्या होते हैं, आवेश जो है वो संचित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही नायलॉन या एक्रिलिक से बना हुआ जब कपड़ा होता है तो उसको उतारते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है, या फिर उसमें से कुछ चिंगारियाँ फील होती है। ऐसे ऊनी कपड़े भी आपने देखे होंगे, जब रगड़ते हैं हमारे शरीर से तो क्या होता है, वहाँ से ऐसा लगता है कुछ चिंगारी सी उत्पन्न हो रही है वहाँ पर आग। तो किसके कारण होती है? आवेश के कारण ही होती है। ठीक है, स्थिर विद्युत आवेश के कारण। आगे बढ़ते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज। अब इसको समझने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तत्व के पास। तत्व यानी कि कोई परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है, और इस नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इन इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। और जो नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं, और इन प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन तो उदासीन ही होते हैं। तो जब कोई परमाणु या जब कोई तत्व कोई भी चीज़ होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन्स की अधिकता हो जाएगी, होगी कि नहीं? इसका मतलब उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहीं से आपकी धनात्मक आवेश की डेफिनेशन क्या बन गई कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन का अभाव हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा धनात्मक आवेश क्या होता है।
आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या है कि कांच की हमने कोई छड़ ली और उस छड़ को अगर हमने रेशमी कपड़े के साथ अगर रगड़ा तो उस छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था। तो जब हम कांच की छड़ को किसी रेशमी कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो इस छड़ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो उत्पन्न हो जाएगा और ये छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाती है। अब आते हैं किस पर, ऋण आवेश पर। तो ऋण आवेश की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सेम वैसे ही समझाती हूँ कि जैसे ये नाभिक है और इस पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे और अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, बैलेंस होते हैं वैसे तो, ये जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन अब हुआ क्या, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया या इलेक्ट्रॉन इसके पास और ज़्यादा आ गए तो क्या होगा, अब प्रोटॉन तो बढ़े नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि हम ये बोल सकते हैं किसी वस्तु या किसी पदार्थ में जो भी आपका दिया होगा एलिमेंट, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब हो जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ही हम क्या बोलते हैं, ऋणावेश कहते हैं। या प्रोटॉन की कमी बोल सकते हो, लेकिन प्रोटॉन की कमी अलग अलग मत याद करिएगा, सीधे याद करो इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन जब कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव और जब अधिक हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब हम एबोनाइट की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कौन सी आवेश उस पर उत्पन्न होता है। तो जब हम एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न। कांच की छड़ पर होता है पॉजिटिव और इस पर होता है नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद नोट पॉइंट पर आइए कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान आवेश होंगे वो एक दूसरे को सदैव आकर्षित करेंगे। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के पास अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, दूर भागेंगे। और जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज के पास निगेटिव चार्ज को लेकर के जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के पास अगर हम निगेटिव चार्ज लेकर के जाएंगे तो ये क्या होगा, ये आकर्षित होंगे। ठीक है, विपरीत जो आवेश होंगे वो आकर्षित होते हैं और जो समान आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, चलिए आवेश का सूत्र देख लीजिएगा। यहाँ से आवेश का सूत्र क्या होता है, तो आवेश का सूत्र होता है आपका विद्युत धारा गुणा समय। तो यहाँ से याद रखना Q इक्वल I इंटू टी, ये पूछा भी गया था आपका। यहाँ पर Q आवेश है और I आपकी विद्युत धारा है और जो T है वो क्या है, समय है। अगर मात्रक पूछे इसका SI मात्रक तो इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कैसा है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स जो होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों पर चार्ज समान होते हैं, बस माइनस प्लस का अंतर है। ठीक है, तो अगर आवेश की मात्रा पूछी जाए तो इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश होता है, वो भी कैसा, निगेटिव रहेगा। इसके बाद आवेश की तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है कि पॉजिटिव अगर धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर कमी होगी और ऋणात्मक आवेश है या ऋणावेशित है वो छड़ या जो भी चीज़, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी वहाँ पर। ठीक है, आकाशीय विद्युत के बारे में देखते हैं कि आकाश में जो बिजली चमकती है ना वो क्या है। तो आकाश में अचानक से चमकने वाला जो प्रकाश है वही क्या है, आकाशीय विद्युत होती है। इसकी चमक बहुत तेज होती है, साथ साथ इसमें आवाज़ भी बहुत तेज आती है। ठीक है, यह जो है यह स्थिर विद्युत आवेश का ही उत्सर्जन है। जब ये गिरती है इसका मतलब क्या है, जो विद्युत आवेश संचित होंगे वो एक साथ कहाँ आ जाते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं और जिस स्थान पर ये गिरती है उस स्थान पर ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। मतलब जो जानवर वगैरह हैं या मनुष्य हैं उनको भी हानि होगी, पेड़ पौधों को भी हानि हो जाती है इससे। जहाँ पर जिस स्थान पर ये गिरेगी उस स्थान पर को क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसको हम तड़ित नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है तड़ित चालक। ये जो तड़ित चालक है ये है क्या, तो तड़ित मीन्स क्या हो गया, आकाश वाली बिजली, और चालक यहाँ पर कंडक्टर है जो आकाश की बिजली गिरेगी उसको नियंत्रित करेगा। ठीक है, आकाशीय विद्युत को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करते हैं आपके तड़ित चालक। तो आकाशीय विद्युत को नियंत्रित करने का जो काम करेंगे उसके लिए बनाए गए हैं तड़ित चालक। और ये होते कैसे हैं, तो मैं यहाँ डायग्राम इसका बनाना भूल गई हूँ, चलिए मैं यहाँ बना देती हूँ। इस तरीके से आपका होता है, ऐसे करके। ठीक है, ये छत वगैरह पर लगाए जाते हैं। अब होता क्या है, जब बिजली इस तरीके से गिरती है
तो ये क्या करते हैं, इनके जो नुकीले सिरे होते हैं ऊपर के, इन सिरों के द्वारा ये पूरी की पूरी जो भी आवेश होंगे, इन आवेश को लेकर के और कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, सीधे के सीधे ज़मीन में, छत कह रही हूँ मैं, ये लगाए जाते हैं आसपास जो ग्राउंड वगैरह होगा वहाँ पर। तो ये सीधे सीधे आवेश को लेंगे और कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पूरा का पूरा ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देते हैं अंदर, और जिससे क्या होता है, जो हानि या नुकसान होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। तो तड़ित चालक का काम क्या है कि इसके जो ऊपरी सिरे हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, और जो क्या करते हैं, आवेश को ग्रहण करके बिना किसी नुकसान पहुंचाए और उस आवेश को सीधे के सीधे कहाँ स्थानांतरित कर देंगे, ज़मीन में स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से बनाना है। ऐसे करके बनाइएगा, ठीक है, और इस तरीके से एक रॉड, और ऐसे करके 3 या 4 आप यहाँ पे सिरे इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ऊपर थोड़ा सा नुकीला पार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आवेश के सुचालक व कुचालक। तो सुचालक व कुचालक जो है ये विद्युत के भी पूछे जाते हैं और ऊष्मा के भी पूछे जाते हैं, तो दोनों की डेफिनेशन सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे सुचालक की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, कितनी बार पूछे गए हैं, कभी विद्युत का पूछ लिया, कभी ऊष्मा का। तो अगर सुचालक की डेफिनेशन बनाएं तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाएगा वो विद्युत के सुचालक कहलाएंगे। अगर ऊष्मा के सुचालक पूछे जाएं तो ऐसे पदार्थ जिसमें आसानी से ऊष्मा प्रवाहित हो जाएगी, आसानी से ऊष्मा प्रवाहित हो जाएगी, वो कहलाएंगे ऊष्मा के सुचालक। एग्जाम्पल भी आपको सेम लिखने हैं, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, लोहा, ये सब क्या है, विद्युत के सुचालक है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है ये एक अधातु है पर फिर भी ये सुचालक है, इसलिए इसको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है हमारा चांदी। ठीक है, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, याद रखिएगा। कुचालक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है या बहुत कठिनता से होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, तो वो कहलाएंगे कुचालक। अच्छा, यहाँ पर अगर ऊष्मा की डेफिनेशन पूछी जाए कि ऊष्मा के कुचालक क्या है, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है आसानी से, वो कहलाते हैं ऊष्मा के कुचालक। और एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल, रबड़, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि क्या है, ऊष्मा के कुचालक है। दोनों ही पूछे गए थे, सुचालक व कुचालक क्या होते हैं। आगे बढ़ते अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें सुचालक व कुचालक दोनों का ही गुण होता है, नहीं तो इनमें कुछ चीज़ मिलाने के बाद क्या गुण उत्पन्न कर लेंगे, तो वो कहलाते हैं सुचालक और अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर। इसमें कौन से आते हैं, तो इसमें 2 एग्जाम्पल है, पहला है आपका सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ठीक है, तो अर्धचालक के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो सिलिकॉन व जर्मेनियम। ठीक है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है, तो 2 स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, यानी कि मान लीजिए कोई 2 आवेश हैं आपके, एक Q1 और एक आवेश है Q2, तो इन दोनों आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, बल क्या होगा, F से रिप्रेजेंट करते हैं बल को, तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये जैसे 2 आवेश हैं आपके पास, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, तो इन दोनों आवेशों के बीच कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा, वो बल F क्या होगा, वो बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, और इनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। तो यहाँ से आपका बन जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1/Q2/r²। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे K हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, तो सूत्र हमारा बन जाएगा F बराबर K Q1 Q2/r²। तो कूलाम का यही नियम है कि जो आकर्षण व प्रतिकर्षण बल है वो उन आवेशों के बीच लगने, जो आवेश है उनके गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए विद्युत विभव की बात करते हैं। विद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत विभव को मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ
कि जैसे कोई भी आवेश है, ये Q1 आवेश है और इसको अनंत से हम किसी बिंदु ए तक अगर हम लेकर के आ रहे हैं तो इस आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में जो भी हम कार्य करेंगे वो कार्य W ही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लो ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से सूत्र हमारा क्या बन जाता है, विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, यानी कि अगर हम 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु से अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, उसमें अगर हमको W कार्य करना पड़ रहा है तो ये W कार्य ही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। यहाँ से आप सूत्र अपना नोट कर सकते हैं, V = W/Q। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। सूत्र याद रखिएगा, चाहे आप सिंबल में याद कर रखो चाहे कैसे भी, बट आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये सिंबल से ही अपना सूत्र दिखाते हैं, तो आपको ऑप्शन वहाँ चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं विभवांतर पर। विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर की सबसे अच्छी डेफिनेशन जो आपको लिखनी है वो सीधे सीधे लिख देना, किन्हीं 2 बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। कोई 2 बिंदु हैं, उन पर जो विभव होंगे, जैसे एक बिंदु A है और एक बिंदु हमारा B है, तो इन 2 बिंदु पर जो भी विभव होगा, V1 अगर एक है और एक है V2, तो इनका अंतर ही V1 - V2 ही हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन है कि कोई इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। यानी कि आपका एक आवेश एक बिंदु ये रहा A और एक बिंदु ये रहा, तो उस आवेश Q1 को कहाँ, B तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा विभवांतर। ठीक है, या फिर उन दोनों बिंदुओं पर जो विभव है उसका अंतर, तो विभव का अंतर यानी कि V1 - V2। ठीक है, चलिए तो आज मैं आपका इतना ही रखूंगी विभवांतर तक। विभवांतर का मात्रक याद रखना। अच्छा, विभवांतर को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसको याद रखना, कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो है हमारा वोल्ट मीटर। विभवांतर मापी यंत्र क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। इसके बाद है आपका विद्युत धारा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।